नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसमें हम देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह को। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से वीर कुंवर सिंह ने धीरे धीरे करके जगदीशपुर और जो आरा का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों की गतिविधियों के कारण उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह के जीवन में आगे और क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से वो साम्राज्य पाते हैं या नहीं पाते हैं, उनको कहाँ भागना पड़ेगा या किस तरीके से वो रणनीति आगे की बनाते हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, 1857 के जो विद्रोह के विषय में हमने बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी पहले वीडियो में, उसका आज हम भाग 2 देखने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर के कुंवर सिंह के द्वारा किए गए कार्यों और उनकी विजय गाथा को आप अच्छे से समझ सकिएगा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा हुआ था। तो हमने देखा था कि किस तरीके से कुंवर सिंह ने कई सारे अंग्रेज सैनिकों को कैद कर रखा था अपने जगदीशपुर क्षेत्र में, आरा क्षेत्र में। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो 2-3 अगस्त को बंगाल तोपखाने के मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाने के क्रम में कुंवर सिंह से लड़ाई की तथा आरा पहुंचकर अंग्रेज सैनिकों को मुक्त करा लिया। तो जो विंसेंट आयर है, क्या क्या है ये बंगाल तोपखाने का मेजर है और ये इलाहाबाद जा रहा था। जहां पे कौन बैठा हुआ था? जहां पे गवर्नर जनरल बैठा हुआ था। और यहाँ पर जाने के क्रम में उसने देखा कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बंधक बनाकर रखे गए हैं। कहाँ? कुंवर सिंह के यहाँ जगदीशपुर आरा क्षेत्र में। तो उसने क्या किया कि इन सैनिकों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। किससे? कुंवर सिंह से। तो 48 घंटे तक कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ विंसेंट आयर की लड़ाई हुई, जिसमें वे पराजित हुए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो सैनिक थे वो 48 घंटे तक लड़ते हैं विंसेंट आयर से, फिर भी जो है वो पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। तो जो जगदीशपुर जिले के अंतर्गत आता है और एक रियासत हुआ करती थी, जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। इसी से संबंधित दानापुर थोड़ी दूरी पर था, जो कि पटना के करीब दिखलाई देता है। तो इस तरीके से पटना से लेकर के जगदीशपुर तक के क्षेत्र में इस तरीके की लड़ाइयां चल रही थी। तो इसी समय कुंवर सिंह द्वारा बनवाए गए शिव मंदिर को भी तोड़ दिया गया। तो ये जो शिव मंदिर है, इसके विषय में इतिहासकार बताते हैं कि जो विंसेंट आयर है, इसको किसी ने बताया कि यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा, जो यहाँ पर ब्राह्मण थे शिव मंदिर में रहने वाले, इनके द्वारा कुंवर सिंह को उकसाया गया था, जिस कारण से उन्होंने गुस्से में आकर के इस शिव मंदिर को तोड़ दिया कि ये जो शिव मंदिर है यही कारण है जिसने बंधक बना रखा था इतने सारे अंग्रेजों को, और पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए सबसे पहले इस स्थान को ही तोड़ दीजिए जहां से इनकी आस्था है, जहां से कुंवर सिंह की आस्था है और जहां से लोगों को लगता है कि वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से जो एक भव्य शिव मंदिर बनवाया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, उसको अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया गया। और कुंवर सिंह कहाँ गए? तो कुंवर सिंह भाग जाते हैं नोखा क्षेत्र में, और ये है सासाराम के क्षेत्र में। इनके जो भाई होते हैं अमर सिंह, ये भी सब भाग जाते हैं और अमर सिंह चले जाते हैं कैमूर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। और यहां पर जाकर के वो सैन्य संगठन करना शुरू कर देते हैं।
किसके लिए? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इस तरीके से पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गए जो क्रांतिकारी थे और कुंवर सिंह भी भाग गए। इसके अलावा अमर सिंह भी वहां से चले जाते हैं। तो जो अमर सिंह है ये कैमूर की पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और यहाँ से छापामार युद्ध प्रणाली जारी रखते हैं। तो छापामार जो युद्ध प्रणाली है ये हम देखते हैं जो पेशवा था बाजीराव फर्स्ट, इसने भी यही टेक्निक अपनाई थी। और शिवाजी जो महाराष्ट्र क्षेत्र में थे इन्होंने भी छापामार प्रणाली अपनाई थी। इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा, मुसलमानों द्वारा इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था। तो इस तरीके से देखें तो तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं अमर सिंह जी जो छापामार युद्ध प्रणाली में इतिहास में जाने जाते हैं। इस तरीके से अमर सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिखलाई देते हैं और छापामार युद्ध प्रणाली के क्रम में तीसरे नंबर में इतिहास में दिखलाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अमर सिंह के विषय में जानते हैं। अमर सिंह से लड़ने वाले अंग्रेज सैनिकों में शेर घाटी के इंजीनियर लेफ्टिनेंट स्टांटन, दानापुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गार्ड का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। वैसे इन दोनों के अलावा भी कई और अंग्रेज जो सैनिक थे उनसे इनकी झड़प हुई थी, लड़ाइयां हुई थी, छोटी मोटी मुठभेड़ हुई थी। तो इनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था। तो अब जो यहाँ से भागे हुए विद्रोही थे या क्रांतिकारी थे हमारी नजर में, इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का इनाम ब्रिटिश सेना द्वारा रखा गया था कि जो पकड़ेगा उनको 100 रुपए से लेकर 5,000 तक का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनामी विद्रोही माने जा रहे थे अमर सिंह और कुंवर सिंह। अमर सिंह ने 16 सितंबर को ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड हम बोलते हैं, GT रोड, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार के क्षेत्र में रहने वाले शेर शाह, जिसका एक नाम शेर खां मिलता है, जिसका एक नाम शेर खां, जिसका एक नाम शेर खां मिलता है, इसके द्वारा GT रोड का निर्माण करवाया गया था, जो कि लाहौर से कहां तक चलती थी? जो कि लाहौर से कलकत्ता को जाती थी। इतना बड़ा रोड था ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसी रोड पर पड़ रहा था ये क्षेत्र जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड पर जो है अमर सिंह 16 सितंबर को जाते हैं। कुरियाडीह नामक स्थान पर पहुंचकर ये क्या करते हैं कि तार की लाइनों को काट देते हैं एवं डाक वाले घोड़ों के साथ पुनः कैमूर की पहाड़ियों में छिप जाते हैं। तो जो डाक वाले घोड़े होते हैं, तो पहले जो डाक हुआ करता था ये घोड़ों पर लाद करके जाता था, घोड़ों पर लाद कर ले जाया जाता था जो डाक हुआ करता था, जो पत्र हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो अमर सिंह है इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड पर जो तार गया हुआ था, तार की लाइनें गई थी, वो सब काट दिया इन्होंने और जितने घोड़े थे डाक वाले सबको लेकर के ये पुनः कैमूर की पहाड़ी में जाकर छिप जाते हैं और अपने सहयोगियों के साथ वहां पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी करते हैं ब्रिटिश सेना पर। कुंवर सिंह ने सासाराम के निकट नोखा में जाकर शरण ली। तो जब वो वहां से भागते हैं कुंवर सिंह, मैंने ऊपर बताना चाहा था कि कुंवर सिंह जैसे ही भागते हैं तैसे ही वो सासाराम की तरफ आते हैं और सासाराम के नोखा में जाकर ये शरण ले लेते हैं। सासाराम का अवैतनिक दंडाधिकारी, तो जो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक दंडाधिकारी,
इसका नाम मिलता है शाह कबरुद्दीन। तो शाह कबरुद्दीन क्या करता है कि अंग्रेजों के पक्ष में आकर के कुंवर सिंह का प्रतिरोध करता है और कहता है कि सासाराम या नोखा के क्षेत्र से कुंवर सिंह या तो भाग जाए या तो अपने आप को सरेंडर कर दे, और नहीं तो फिर उनके प्रति हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ करके ब्रिटिश सेना के समक्ष रखा जाए। इसके पश्चात यहां से भागकर कुंवर सिंह मिर्जापुर के समीप विजयगढ़ चले गए। तो जब इस तरीके की बातें कबरुद्दीन कर रहा था कि कुंवर सिंह को पकड़ लेना चाहिए और अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए, कबीरुद्दीन की बातों को सुन करके और उसकी गतिविधियों को देखते हुए, आक्रामक गतिविधियों को, क्या करते हैं कुंवर सिंह, भाग जाते हैं मिर्जापुर की तरफ और वहीं समीप पे विजयगढ़ था जहां वो चले जाते हैं। यहां से वो रीवा की तरफ बढ़ते हैं और जो रीवा का राजा रघुराज सिंह है वो कुंवर सिंह का दूर का संबंधी माना जाता था। तो जो रीवा के क्षेत्र में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जो वहां का राजा रघुराज सिंह है वो कुंवर सिंह का स्वागत करता है, चूंकि वो कुंवर सिंह का दूर का संबंधी माना जाता है। तो रीवा राजा की राजनीतिक सेवा में लगे बिल्लोदी ओसबर्नी के रेजिमेंट कमांडर कर्नल हिंडे ने कुंवर सिंह का प्रतिरोध किया। तो जैसे ही रीवा क्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो अंग्रेजों के माध्यम से एक करारनामा किया गया था जिसको सहायक संधि कहा गया है। इस तरीके की संधियां की जाती थी जिसके अंतर्गत क्या होता था कि एक रेजिमेंट जो है वो कहाँ रहेगा, ये जो राजा है, ये जो राजा है, राय बहादुर है, ऐसे लोग जो उपाधि प्राप्त किए हुए भारत के जमींदार हैं, इनके दरबार में रहेगा। जो रियासतदार है इनके दरबार में वो रहेगा रेजिमेंट और पूरी जानकारी रखेगा। तो इस क्रम में बिल्लोदी ओसबर्नी जो है वो रीवा राजा की राजनीतिक सेवा में लगे थे और रेजिमेंट कमांडर जनरल जो कमांडर कर्नल हिंडे था उसने कुंवर सिंह का प्रतिरोध किया कि यहाँ पर कुंवर सिंह नहीं रह सकते हैं, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, या तो रीवा के राजा स्वतः ही कुंवर सिंह को अंग्रेजों को समर्पित कर दें, अन्यथा की स्थिति में रीवा में भी विद्रोह भड़क सकता है। कुंवर सिंह का प्रतिरोध जैसे ही हुआ तैसे ही जो रीवा के क्षेत्र के बहुत सारे क्रांतिकारी थे वो सब विरोधी बन गए, किसके, बिल्लोदी ओसबर्नी के, और पूरी तरीके से बिल्लोदी ओसबर्नी को घेर लिया गया और कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरेंडर कर ही देता है। फिर भी आगे क्या होता है कि रीवा से कुंवर सिंह को आगे बढ़ना पड़ता है और वो चले जाते हैं बांदा के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा जा रहा है। बांदा पहुंचते ही इन्होंने कोशिश किया कि जो उस समय तात्या टोपे थे, क्रांतिकारी थे, इनसे मिलने का प्रयास किया उन्होंने, और इसके बाद वो फिर आगे कालपी निकल गए। तो हम देख रहे हैं कि कुंवर सिंह लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो भी रास्ते में मिल रहा है उससे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस क्रांति को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सके, जिससे कि जो अंग्रेजों का दमनात्मक कार्रवाई है, जो अंग्रेजों की रणनीति है, उस पर अंकुश लगाया जा सके, या तो फिर किसी तरीके से करके जगदीशपुर को फिर से प्राप्त किया जा सके। अब वो रीवा गए थे, रीवा से बांदा गए, बांदा से कालपी गए, अब कालपी से वो कहाँ जाते हैं, लखनऊ आ जाते हैं। और लखनऊ में उस समय नवाबों का शासन था, तो जो यहाँ का नवाब है उसने सम्मान सूचक वस्त्र दे करके, जो सफेद रंग का होता है, इस्लाम में देखें तो सफेद रंग का वस्त्र दिया जाता है सम्मान के दृष्टिकोण से, सम्मान करने के दृष्टिकोण से, या ये भी हो सकता है कि मखमल का रहा हो, मलमल का रहा हो, इस तरीके का वस्त्र भी दिया जाता है सम्मान के। तो हजारों रुपयों की सहायता राशि के साथ साथ आजमगढ़ जिले का फरमान प्रदान किया। तो जो लखनऊ के नवाब थे उस समय उन्होंने सम्मान सूचक वस्त्र दिया कुंवर सिंह को, हजारों रुपए की सहायता की, क्योंकि पैसा वगैरह उनके पास था नहीं, वो भागने में ही लगे हुए थे।
और आजमगढ़ जिले का फरमान प्रदान किया कि आप एक काम करिए, आजमगढ़ के क्षेत्र में चले जाइए और वहां पर सुरक्षित रूप से रहिए, तब तक रहिए जब तक जगदीशपुर पुनः आपको प्राप्त न हो जाए। यहां से 2000 सैनिकों के साथ कुंवर सिंह अयोध्या पहुंचे। तो नवाब ने कहा कि कुछ सैनिक भी लेते जाइए। नवाब के कुछ सैनिक भी साथ हो गए, तो कुछ इनके सैनिक थे और कुछ नवाब के सैनिक मिलकर के टोटल 2000 की संख्या इतिहासकार बताते हैं। इतनी संख्या लेकर के कुंवर सिंह कहाँ पहुंच गए? अयोध्या पहुंच गए, जिसका प्राचीन नाम साकेत दिखलाई देता है और यहीं पास में श्रावस्ती था, जो कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और साकेत भी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हमको दिखलाई देता है, खास तौर से प्राचीन काल में। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अयोध्या, जिसको साकेत कहते हैं, वहां पर पहुंच चुके थे कुंवर सिंह 2000 सैनिकों के साथ, जिसमें नवाब के भी काफी सैनिक थे। कुंवर सिंह ने दिसंबर 1857 ईस्वी में कानपुर के विद्रोह में नाना साहब का साथ दिया था। तो कुंवर सिंह 1857 की जो क्रांति चल रही थी, उसमें कानपुर के विद्रोह में शामिल हुए थे, जिसमें नाना साहब का उन्होंने साथ दिया था और कोशिश किया था कि किसी तरीके से उनका सहयोग प्राप्त किया जाए और फिर से जगदीशपुर की रियासत को ले लिया जाए। जब वे लखनऊ एवं दरियाबाद के मध्य कहीं थे, तभी उनसे एक देसी सैन्य टुकड़ी आकर के मिली। तो कानपुर के विद्रोह से वो वापस लौट रहे थे लखनऊ और दरियाबाद के क्षेत्र में। लखनऊ दरियाबाद के मध्य में ज्यादा दूरी नहीं है। तो यही कहीं पर जैसे ही वो पहुंचे, तैसे ही एक देसी सैन्य टुकड़ी, जो कि बिल्कुल क्रांति से लबरेज थी, वो आकर के इसे मिल जाती है। तो इस तरीके से कुंवर सिंह की सेना अब काफी बड़ी दिखलाई देने लगती है। 17 मार्च को उनके कुछ सहयोगी उनसे अतरौलिया कहाँ पड़ता है? तो आजमगढ़ और अंबेडकर नगर का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर दिखलाई देता है हमको अतरौलिया। और यहाँ आकर के इनके कुछ सहयोगी मिल जाते हैं 17 मार्च को। आजमगढ़ जिला स्थित कर्नल मिलमैन, अब देखते हैं कि आजमगढ़ के क्षेत्र में जो अंग्रेज रेजिडेंट है वो कौन है? वो है कर्नल मिलमैन। कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने उन पर 22 मार्च को आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि कुंवर सिंह लखनऊ से आगे बढ़ के अयोध्या और अयोध्या से आगे बढ़ करके अतरौलिया के रास्ते आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। तो उन लोगों ने इन पर 22 मार्च को आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व करता कर्नल मिलमैन था। तो कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया, जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए। अंग्रेज जो है वो संख्या में कम थे और कुंवर सिंह की सेना में अब जो है इनकी सेना बड़ी हो चुकी थी। कुंवर सिंह की 2000 सैनिक तो ऐसे ही थे जो कि नवाब के सहयोग से हो चुके थे, और एक सैन्य टुकड़ी आकर के मिल गई थी, देसी सैन्य टुकड़ी थी, वो आकर के मिल गई थी दरियाबाद के क्षेत्र में। तो संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इन सबके सहयोग से कुंवर सिंह ने पूरी तरीके से आजमगढ़ जिले पर अधिकार कर लिया और 26 मार्च को आजमगढ़ पर अधिकार हो जाता है किसका? कुंवर सिंह का। तो जब कर्नल मिलमैन पराजित हो गया, तो उसको देख करके कर्नल डेंस ने कोशिश किया कि विद्रोहियों को आजमगढ़ से खदेड़ करके फिर से आजमगढ़ पे कब्जा कर लिया जाए, किंतु ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आजमगढ़ पर अब एक वीर योद्धा कुंवर सिंह पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने सैन्य गतिविधियों का अच्छा प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया था और धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे थे कि आगे की तरफ गाजीपुर या गाजीपुर से आगे बढ़ करके वो पुनः जगदीशपुर की तरफ आए। तो अब क्या हुआ कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय इलाहाबाद में था, को ही आजमगढ़ पर कुंवर सिंह के अधिकार की सूचना मिली। उसने तुरंत इलाहाबाद में पदस्थापित 13वीं लाइट
कैवेलरी के कमांडर लॉर्ड मार्ककर को अविलंब बनारस के सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए कहा। तो जैसे ही यह बात पता चलती है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को, जो कि इलाहाबाद में उस समय बैठा हुआ था, उसने कहा कि किसी तरीके से आजमगढ़ जा करके कुंवर सिंह पर अधिकार कर लेना चाहिए, और इसके लिए उसने जो 13वीं लाइट कैवेलरी का कमांडर लॉर्ड मार्करर है उसको कहाँ भेज दिया, बनारस। और जो बनारस में सैनिक थे, जो सैनिक छावनी थी, यहाँ से बहुत सारे सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए आगे बढ़ने को कहा गया था। किसको? मार्करर को। और मार्करर के साथ साथ देखें तो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र से लुगाड भी आजमगढ़, जैसे ही मार्करर और लुगाड आते हैं आजमगढ़ के क्षेत्र में, तैसे ही कुंवर सिंह स्थिति को भांप जाते हैं और वो समझते हैं कि उनकी सेना भी कम है और उनके चलते आजमगढ़ खतरे में आ जाए, इससे अच्छा है कि वो वहां से आगे बढ़ जाए। और आजमगढ़ के लोगों की भलाई को देखते हुए कि वहां विद्रोह ना हो, वहां आगजनी ना हो, वहां लोगों को अकारण मारा ना जाए, यह सोच करके जो कुंवर सिंह है वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके वो गाजीपुर के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो 17 अप्रैल को डगलस ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। तब वे वहां से आगरा, जैसे ही ये पहुंचते हैं गाजीपुर के क्षेत्र में, तैसे ही 17 अप्रैल को जो डगलस गाजीपुर के क्षेत्र को देख रहा था, उसने कुंवर सिंह पर आक्रमण कर दिया। अब कुंवर सिंह क्या करते हैं कि यहाँ से भाग जाते हैं आगरा। वो सीधे पश्चिम की तरफ भागते हैं, इधर नहीं आते हैं, क्योंकि इधर तो उनके ढेर सारे विद्रोही खड़े ही थे, बहुत सारे अंग्रेज घात लगाए बैठे थे कि जैसे कुंवर सिंह आते हैं तैसे ही उनको पकड़ लिया जाए या फिर मार दिया जाए। तो आगरा आते हैं, आगरा के पश्चात वो फिर से किसी तरीके से गाजीपुर पहुंच जाते हैं। तो अंग्रेजों का ध्यान भटकाने के लिए, डगलस का ध्यान भटकाने के लिए कुंवर सिंह आगरा भाग गए, तो बीच में कोई लिंक रहा नहीं और धीरे से वो फिर आगरा से कहा आ गए तो गाजीपुर के क्षेत्र में आ जाते हैं। इस तरीके से चकमा दे करके कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो शिवपुर के बाबू लोग थे, उन्होंने उनको भोज पर आमंत्रित किया और 20 बड़ी नावें दी। अब कुंवर सिंह को गंगा पार करना था, जो गंगा नदी है इसको पार करना था। जैसे ही गंगा नदी को पार किया जाता, इधर गाजीपुर का क्षेत्र था और इधर के क्षेत्र में जगदीशपुर था, तो जैसे ही गंगा नदी को पार किया जाता तैसे ही जगदीशपुर क्षेत्र में पहुंचा जा सकता था। इसको देखते हुए जो शिवपुर के बाबू लोग थे, इन लोगों ने इनको 20 बड़ी नावें दी थी। तो इस तरीके से 21 अप्रैल 1858 को बैसडीह नामक स्थान पर ब्रिगेडियर डगलस, तो जो गाजीपुर क्षेत्र का देख रेख करने वाला ब्रिगेडियर डगलस था, इसने क्या किया, इसने कुंवर सिंह से लड़ाई की और एक मुठभेड़ होती है किसके किसके बीच में, ब्रिगेडियर डगलस और कुंवर सिंह के बीच में। तो ये लड़ाई होती है और इस लड़ाई में क्या होता है कि कुंवर सिंह पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में जब कुंवर सिंह बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए शिवपुर घाट को पार करना चाह रहे थे, रात हो गई थी। जब उसी रात को, जिस रात को डगलस से इनकी लड़ाई हुई थी, उसी रात को जब उन्होंने कोशिश किया कि गंगा नदी को पार करके जगदीशपुर के क्षेत्र में पहुंच लिया जाए, अपनी रियासत में पहुंच लिया जाए, तभी क्या होता है कि गंगा पार करने के क्रम में उनकी एक जांघ में गोली लग जाती है। तो अंग्रेज तो पीछा कर ही रहे थे, डगलस पीछा कर ही रहा था। डगलस के नेतृत्व में जो सैनिक लड़ रहे थे, उन्हीं में से किसी ने गोली मार दिया कुंवर सिंह के पैर में और उनकी एक जांघ में गोली लग गई तथा बाईं भुजा में भी आकर के गोली लग गई। तो लड़ाई करते हुए कुंवर सिंह की जांघ और एक बाईं भुजा में गोली लग गई, जिससे कि उनको अतीव पीड़ा हुई होगी। किंतु उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके जो उनका हाथ था, जो बाईं भुजा थी, उसको काट करके गंगा नदी में बहा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है गंगा मैया को हम अपना हाथ समर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें गोली लग ही चुकी थी।
तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था। इस कारण से कुंवर सिंह ने क्या किया कि अपना हाथ काट करके निकाल दिया। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसे बूढ़े योद्धा के दिल में क्रांति की ज्वाला भड़की हुई थी, जिसने अपना एक हाथ तक काट करके गंगा में बहा दिया था। तो इस तरीके से हम देखें तो जो कुंवर सिंह हैं, उन्होंने अपना हाथ भी काट दिया, बाईं जांघ में गोली भी लग गई। वो पूरी तरीके से अब घायल हो चुके थे। नदी पार कर वे जगदीशपुर किसी तरीके से पहुंच गए। तो गंगा पार किया उन्होंने, और जो डगलस का एरिया था उसको क्रॉस करते हुए वो पहुंच जाते हैं अपने रियासत जगदीशपुर में। और जगदीशपुर के लोग उनको संभालने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कुंवर सिंह को ठीक कर लिया जाए। इसी क्रम में देखा जाए तो जो जगदीशपुर को इस समय देख रहा था अंग्रेज, उसका नाम मिलता है ली ग्रैंड। और ली ग्रैंड ने क्या किया कि 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के माध्यम से किससे लड़ाई कर लिया? कुंवर सिंह से लड़ाई कर लिया। तो ली ग्रैंड और वर्सेस कुंवर सिंह हुआ, जिसमें कुंवर सिंह ने घायला अवस्था में ली ग्रैंड और उसके सैनिकों को पराजित कर दिया। वो दिन था 23 अप्रैल का। इसीलिए आज भी आरा क्षेत्र में, आरा भोजपुर क्षेत्र में, या ये कहें कि जगदीशपुर क्षेत्र में, तो इस तरीके से हम देखें तो आरा, भोजपुर या जगदीशपुर के क्षेत्र में आज भी विजय दिवस, शौर्य दिवस या विजय शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो 23 अप्रैल को घायलावस्था में जैसे ही ली ग्रैंड और उसके सैनिक पराजित होते हैं, तैसे ही कुंवर सिंह का अधिकार दिखलाई देने लगता है जगदीशपुर के क्षेत्र में, और ली ग्रैंड पराजित हो जाता है। अब कुंवर सिंह काफी घायल हो चुके थे, और इसी घायला अवस्था और थकान के कारण, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आए थे, थकान के कारण 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो घायल हुए और बहुत अधिक थके हुए कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर की रियासत को अलविदा कह देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से देखें तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी या जो विद्रोह था, इस विद्रोह के जो महानायक थे वो कुंवर सिंह दिखलाई देते हैं बिहार के क्षेत्र में, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई की, अंग्रेजों को धूल चटा दिया, छक्के छुड़ा दिए, और धीरे धीरे करके उन्होंने अंततोगत्वा जगदीशपुर को प्राप्त कर ही लिया। लेकिन क्या फायदा था जगदीशपुर प्राप्त करने का, जबकि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके छोटे भाई जो अमर सिंह हैं, वो पूरी तरीके से क्रांति की बागडोर संभाल लेते हैं, और अब ये अंग्रेजों को चकमा दे दे करके लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और जो रोशन सिंह हैं और तमाम प्रकार के जो अन्य लोग हैं, इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, और जगदीशपुर के क्षेत्र में ही तोप के आगे बांध करके बहुत सारे क्रांतिकारियों को उड़ा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इस तरीके से बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र का या पटना और दानापुर क्षेत्र में जो क्रांति भड़की हुई थी, अंग्रेजों द्वारा इसका पूरी तरीके से दमन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बर्बरतापूर्ण ढंग से अंग्रेजों द्वारा दमन करके जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। पटना का प्रमंडलायुक्त जो है वो भी पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है। दानापुर की जो इन्फेंट्री है वो भी मजबूत हो जाती है, वहाँ जो सैनिक टुकड़ी है वो भी मजबूत हो जाती है।
मिला जुला करके अंग्रेजों के द्वारा फिर से पूरी तरीके से स्थिति सामान्य कर ली जाती है। हालांकि अमर सिंह काफी समय तक कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों को पराजित कर लिया जाए या उनको खदेड़ दिया जाए पटना के क्षेत्र से, जगदीशपुर के क्षेत्र से, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कभी समय मिलेगा तो अमर सिंह पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कुंवर सिंह, जो कि 1857 के विद्रोह के एक महानायक हैं, उनके विषय में वो क्या-क्या किए, किस तरीके से आगे बढ़े और कैसे उन्होंने इस क्रांति में अपना सहभाग किया था, किस तरीके से वो लगभग उत्तर भारत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आगरा तक के क्षेत्र में गए और धीरे-धीरे करके फिर वो अपनी रियासत की तरफ आए। लोगों से सहयोग भी मांगा, लोगों का सहयोग भी किया, लेकिन सभी लोग अपने-अपने लड़ाई में रत थे, अपने-अपने क्षेत्र को बचाने में रत थे, जिस कारण से उनका संभवतः बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं हो सका। फिर भी हम देखें तो रीवा के राजा ने भी कोशिश की उनको सहयोग प्रदान करने की। इसके अलावा लखनऊ के नवाब ने उनको सैनिक प्रदान किए और आजमगढ़ की तरफ जाकर रहने का फरमान प्रदान किया। तो इस तरीके से सहयोग तो उनका हुआ, लेकिन डगलस जैसे लोगों ने उस पर पानी फेर दिया और उसी समय घायल हो गए कुंवर सिंह डगलस से लड़ाई करते हुए और गंगा नदी को पार करने के क्रम में उनको गोली लग गई और गोली लगने के बाद उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में अपने तलवार से अपना हाथ काट करके गंगा में फेंक दिया। फिर वो आ जाते हैं अपने रियासत जगदीशपुर में और जगदीशपुर में किस तरीके से उन्होंने ली ग्रांड को पराजित करने के पश्चात जगदीशपुर पर अधिकार कुछ समय के लिए कर लिया, लेकिन घायला अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से उनका एक क्रम रहा विजय अभियान का या उनके संघर्ष का। आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।